हैं। चलो एनालिसिस ऑफ कैटायन पर आ रहे हैं। देख, एनालिसिस ऑफ कैटायन में हम एनसीईआरटी, तूने अभी उसको पढ़ लिया ना, नोट से पढ़ा। अब एनसीईआरटी यस अब एनसीईआरटी लैब मैनुअल ने क्या बताने की कोशिश की है वो देखने वाले हम लोग, ठीक है? क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी लैब मैनुअल में प्रैक्टिकल तरीके को उठा करके दिखाने की कोशिश की गई है, हमने सिंप्लीफाई करके उसको रिएजेंट की बेसिस पर बातें की हुई है। तो एनसीईआरटी का तरीका देखना बनता है। एनसीईआरटी का तरीका देखने के लिए हम ये उठाएंगे लैब मैनुअल। इस लैब मैनुअल में इन्होंने फ्लेम टेस्ट वगैरह के बाद, दिख रहा है क्या? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर, थोड़ा सा जूम कर दो। हम कैटायन की एनालिसिस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारे पास जो ओरिजिनल सोल्यूशन है उसमें ढेर सारे कैटायन है, करेक्ट? यस सर। अब कैटायंस, वो सारे के सारे कैटायंस मिक्स्ड होंगे, लेकिन अब पहचानना है कि Pb+2 है कि नहीं, तो हम वहीं से स्टार्ट ही करते हैं जो सबसे ईजिली प्रेसिपिटेट हो जाएगा। पूरे एनालिसिस में, प्रैक्टिकल एनालिसिस में हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? हम इन बातों का ध्यान रखते हैं कि ईजिली किसको प्रेसिपिटेट करा सकते हैं, खर्चे कहाँ पर कम होंगे, सेफ्टी कहाँ पे ज़्यादा होगी, और आसानी से हम ग्रुप बाय ग्रुप आगे बढ़ते भी जाएं और ऐसा भी ना हो जाए कि कोई अनडिटेक्टेड बच जाए। समझे? यस ये भी ध्यान रखते हैं कि फ़िल्टर करना, प्रैक्टिकल मेथड्स में फ़िल्टर करना वगैरह कितना आसान है, कौन स्किप कर सकता है। और जो हम, जैसे तुम पहले देख रहे हो कि HCl पहले पास किया फिर H2S पास किया, तो कई सारी दिक्कतें आती हैं कि अगर हमने उल्टा प्रोसेस कर दिया तो H2S पहले पास करा दिया और HCl पहले पास करा दिया, तो पहले तो सबसे मोटी दिक्कत तो ये आएगी कि तुम जिसको फ़िल्टर करना चाहते हो वो फ़िल्टर नहीं होगा, कोई और फ़िल्टर हो जाएगा, एनालिसिस की ऐसी की तैसी हो जाएगी तुम्हारी जिसको चाह। यस सर। तो इसीलिए ये मोटे मोटे सीक्वेंस बनाए हुए कि इस तरह से हम चलेंगे जब ये एनालिसिस करनी होगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी एनालिसिस को हर जगह यूज़ किया जाता है, बट ये काइंड ऑफ हमारे लिए स्टैंडर्ड बना दिया गया। ठीक, मैसेज का रिप्लाई कर दिया एक, नहीं तो होते रहेगा फिर टुन टुन। सो स्टार्ट किया हमने डायल्यूट HCl से, P+2 एज क्लोराइड बाहर आ गया, बट P+2 आगे भी दिखाई दे रहा है। क्या पर्पस है उसका, क्या बताया जा रहा है उससे? वो लेस सॉल्युबल, यानी लेस सॉल्युबल होता है तो वो फिर और भी सॉल्यूशन में रिमेन रहता है, तो इसलिए वो सेकंड ग्रुप में भी डिटेक्ट हो जाता है। वर्ड लेस सॉल्युबल बोला जाए या मोर सॉल्युबल बोला जाए? लेस सॉल्युबल। क्यों लेस सॉल्युबल? लेस सॉल्युबल तो पहले प्रिसिपिटेट कर गया, हो गया खत्म, जच नहीं रहा वो। नहीं, वो सॉल्यूशन में रिमेन रहता है, हाँ तो लेस प्रेजेंट सॉल्युबल नहीं होता है बोलेंगे एक ना, बार प्रेसिपिटेट होने तो के फिर बाद। लेस सॉल्युबल नहीं बोलेंगे ना, फिर तो मोर सॉल्युबल बोलेंगे। सोच के देख। सर स्पेयरिंगली सॉल्युबल। एक्चुअली सॉल्युबिलिटी यहाँ पर जो है थोड़ा सा टेम्परेचर का भी गेम खेलती है। जो टेम्परेचर है वो अगर फ्लक्चुएट किया तो फिर कहानी पलट सकती है अपनी, यानी कि जो वाटर है उसका टेम्परेचर अगर फ्लक्चुएट किया तो Pb+2 कुछ पास भी कर जाएगा, क्योंकि कुछ PbCl2 जो है वो हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, तो वो पास भी कर जाएगा। हॉट वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ पार्ट Pb+2 का PbCl2 के रूप में सॉल्युबल होता है। टेम्परेचर फ्लक्चुएट किया नहीं थोड़ा सा कि वो ज़्यादा सॉल्युबल दिखेगा। तो आपको कंफर्म करने के लिए कि Pb+2 बचा है या नहीं बचा है, वो सेकंड ग्रुप में भी प्रेजेंट है, बाकी किसी और कैटायन के साथ ऐसा देखने को नहीं मिलता है, तो इस तरह के आप डिस्कशन नहीं पाओगे। तो पहले HCl पास कराने के बाद हमने अगर ये पाया कि कोई प्रेसिपिटेट नहीं है, तो एनसीईआरटी ने कुछ कैटायंस को गायब कर दिए। हम अगर नोट्स की तरफ जाएं, नोट्स वाले पार्ट को अगर कंपेयर करें, तो हमें दिख रहा है कि हमने जो सारे जितने भी कोवलेंट स्पेशीज होते हैं, राइट, P+2 Hg2+2 और Ag+, ये सब पाए जा रहे हैं फर्स्ट वाले में, है ना? यस। जो मोस्ट कोवलेंट कैरेक्टर वाले जो स्पेशीज होते हैं वो कौन कौन से थे, एक बार रिकॉल कराना। PB, AG, HG और C। वैसे स्पेशीज जो हमारे डिस्कशन में बहुत आने वाले हैं, जो सॉल्ट के डिस्कशन में काफ़ी बार आते रहते हैं, तो Cu, PbAg,
CuHg। और नहीं है कोई? प्लैटिनम? यस, और गोल्ड। एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी, ये ज़्यादा इनर्ट बिहेवियर दिखा रहे होते हैं, तो ऐसे हमारे डिस्कशन में इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। बट हाँ, जब हमने वो डिस्कस किया था ना कि कौन कौन से स्पीशीज हैं जो कि कौन कौन से मेटल जो कि ऑक्सीडेंट के रूप में बिहेव करते हैं, तब वो लिखेंगे हम। कौन कौन से यस कलंक के नाम पर मेटल है वो लिखेंगे तब, ठीक है। और उसमें फिर यस पीबी जनरली नहीं डालते हैं, हालांकि पीबी के अपने जो दूसरे रिएक्शंस वगैरह हैं सॉल्ट एनालिसिस के, वो इशारा करते हैं कि वो इन्हीं की जैसा बिहेव करता है, दिख भी रहा है हमें। खैर, तो जितने भी ज़्यादा हाई कोवलेंट कैरेक्टर वाले हैं वो हमें दिखाई दे रहा है कि शुरुआत में ही निपटा दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में, है ना। तो अगर मैं एग्जैक्टली अगर नोट्स के हिसाब से अगर हम चले तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा स्पेशीज है? P+2। Hg2 2+ और Ag+। ये Hg2+2 लिखने का क्या सेंस होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ना। तो वो डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते, क्या? डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते। नहीं, क्यों? बाकी क्यों नहीं एग्जिस्ट करते? फिर Ag+ था तो Ag2+2 क्यों नहीं हो गया वो नहीं पता सर। कौन से ग्रुप में आता है Hg? पीरियोडिक टेबल में 12th में आता है। ऐसा लिखने के पीछे रीज़न ये होता है ना कि अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो आप उसको प्रूव नहीं कर पाओगे कि वो डायमैग्नेटिक है, समझे। तो इसीलिए Hg+1 का डायमैग्नेटिक फॉर्म दिखाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। वो एक कन्वेंशन बना दिया गया कि ऐसा नहीं दिखाओगे ना तो फिर गड़बड़ माना जाएगा। जस्ट लाइक किसी एनायन के आगे हम अक्वस लिख देते हैं, जब किसी एसिड से वो एनायन बनता है वाटर में, कोई HCl जाकर के टूटता है तो H+ के आगे अक्वस, Cl- के आगे अक्वस लिखने की जो प्रथा है वो अच्छी प्रथा है, उससे समझ में आता है कि हाँ आप दिखाना चाह रहे हैं अक्वस, क्योंकि Cl- तो गैसियस भी होता है ना, तो फेस Yes. दिखाने की टेंडेंसी आपकी जो है वो अच्छी बात है। तो वैसे Hg2+2 को वैसे दिखाने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से। खैर, P+2 Hg+2, और ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अगर हम NCERT की बातचीत करें तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ P+2 की बातचीत की हुई है। हमारे पास Ag+ है, Cu+2 शिफ्टेड है सेकंड ग्रुप में। अच्छा, Cu+2 के साथ और कौन कौन शिफ्टेड है सेकंड ग्रुप में? सारे +2 वाले, Pb है, Cu है, Hg है। Ag सिल्वर होता नहीं है तो इसलिए वो आएगा नहीं। कैडमियम और बिस्मथ वो चले गए। आर्सेनिक, Sb, Sn, ये सारे के सारे स्पेशीज़ जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाने वाले, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाने वाले स्पेशीज़ भी पाए जाते हैं और वो सेकंड ग्रुप में पाए जाते हैं। कैडमियम और बिस्मथ बहुत यूनिक हैं, तो हम क्या करते हैं, कैडमियम और बिस्मथ वाले पार्ट को कैसे मिक्स करते हैं, हम ऐसे ध्यान में रखते हैं कि जब हम फर्स्ट ग्रुप में रहेंगे तो वहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर वाले स्पेशीज़ और सेकंड में भी हैं, बस सेकंड में क्या होता है कि कलर्ड स्पेशीज़ आकर के मिलने लगते हैं। सबसे ज़्यादा हमें अगर कलर्ड कंपाउंड्स मिलते हैं तो वो सेकंड ग्रुप में मिलते हैं, और सेकंड ही ग्रुप में हमें सबसे ज़्यादा एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाले कैटायंस भी दिखाई देते हैं। ये कनेक्शन है हमारा, ध्यान रहेगा। यस इस तरह से हम रिलेट करके रखा करेंगे हमेशा कि अच्छा ये सॉल्ट एनालिसिस में फर्स्ट ग्रुप वाले में सबसे हाई कोवलेंट कैरेक्टर वाले हैं, और इनके लिए तो अगर मैं ग्रुप रिएजेंट की बात करूं तो मुझे पता ही है, ग्रुप रिएजेंट में सिर्फ और सिर्फ अगर HCl भी डालूंगा तो AgCl, PbCl2 ये सब के सब काम कर जाएंगे, राइट। तो सोचना ही नहीं, ये तो मैंने खुद ही सोच लिया कि डायल्यूट HCl ही होगा, सबसे इजी है ना PbCl2 बनाना, AgCl बनाना, Ag2Cl2 बनाना। AgCl है ना हिंट करने के लिए, ठीक है। Yes. सेकंड ग्रुप में आते हैं। सेकंड ग्रुप में हमने क्या बात की, 2A भी होगा और 2B भी होगा, राइट। तो अब 2A में क्या करेंगे, 2A में Pb+2 होगा क्योंकि ये सॉल्युबल हो जाता है, पास कर जाता है। लेकिन अब Hg+2 होगा और Ag+ नहीं आ सकता तो Cu+2 होगा, और सबसे ज़्यादा कलर्ड वाले कैडमियम एंड बिस्मथ ये दोनों भी होते हैं इसी में, ठीक है। Yes. फिर सेकंड का B, इसमें क्या होने वाला है, सारे एम्फोटेरिक वाले, आर्सेनिक है, tin and antimony। बताना तो इनके कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं। Sp+3 Sp+5 Sn+2 and Sn+4। ठीक है, कलर स्केच करते हैं। फर्स्ट ग्रुप वाले में कोई कलर नहीं है, ठीक है। यस और देखना फिर जितने भी कोवलेंट टाइप के हैं सब ब्लैक है, दिखा। यस अब इसी सेकंड ग्रुप में, सेकंड ए में दो हेवी एलिमेंट्स आकर के जुड़े हैं,
इन हेवी एलिमेंट्स में वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर जो है वो चार्ज ट्रांसफ़र होता है, चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से कलर आ जाता है, इसीलिए कैडमियम और बिस्मथ वाले कलर्ड है। ठीक है। यस। इसी तरह से नाइट्रोजन वाले ग्रुप में बिस्मथ वाला तो कलर्ड है ही है, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड दिखाने वाले हैं आर्सेनिक एंड एसबी, वो भी कलर्ड है। देखा। यस। तो सारे जितने एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाले हैं सबके सब कलर्ड हैं, सबके सल्फाइड कलर्ड हैं। और रीज़न क्या है, जनरली इनके ऑक्साइड्स कलर्ड नहीं होते हैं लेकिन सल्फाइड्स कलर्ड हैं, क्योंकि सल्फाइड के अंदर जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं वहाँ चार्ज ट्रांसफर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई बात समझ? यस। बस तो इसीलिए समझ में आ गया कि वो कलर्ड होंगे। अब जो कलर्ड होंगे उसमें हम चलते हैं और चेक करते हैं कि कलर किस किस तरह के दिखाई दे रहे हैं। रिपीटेटिव टाइप के कलर है, येलो, ब्राउन और ऑरेंज। बस देखा, जो नॉर्मली होते ही होते हैं, येलो, ब्राउन, ऑरेंज, यही कलर हो रहे होते हैं जब आप हेवी मेटल के सल्फाइड्स वगैरह उठाते हैं। तो इसका मतलब दिमाग को भटका नहीं, कोई स्पेशल कलर आएगा ही नहीं, वही येलो, ब्राउन, ऑरेंज यही आएगा बस। स्पेशल कलर तब आएगा जब चार्ज वगैरह कटाइन पे ज़्यादा होगा, जैसे ग्रीन वगैरह जो क्रोमियम के पास है। ठीक है। अगर ग्रीन कलर वगैरह है तो वो क्रोमियम के पास, मैग्नीज के पास, उनके केसेस में होता है। क्रोमियम के केस में +3 में होता है, मैग्नीज के केस में +6 में होता है, MnO4 2- में। ठीक है। यस। और पिंक कलर भी आएगा तो वो मैग्नीज के केस में आएगा। तो इसीलिए कलर कभी हमारे लिए इशू बनेगा नहीं अगर कलर पे हमने बेसिक फंडे और बेसिक दिमाग लगा दिया तो। आई बात समझ? जितना तुम डरते हो कलर्स इतने ऐसे ऐसे होते हैं, पहले तो ज़रूरत इतने से की है, ज़्यादा कंपाउंड नहीं है वो। और दूसरा, उसको फील करो ना, चार्ज ट्रांसफ़र, अनायन, कटायन, वैकेंट डी ऑर्बिटल, कनेक्ट करो, अपने आप पकड़ में आ जाएगा। फिर कॉमन कलर्स को पकड़ो, अपने आप पकड़ में आने लगता है। चीज़ें मुश्किल ऐसी नहीं है। जब तुम नहीं जान रहे हो तो ये सब कनेक्शन तो बहुत अजीब अजीब लग रहा होता है। तो ज़रा कलर देखना, कैडमियम वाले में येलो है, बिस्मथ वाले में ब्राउन है ना। फिर बिस्मथ वाला तो ब्राउन था ही, बिस्मथ के ऊपर आता है एंटीमनी, वो ऑरेंज है, और उससे ऊपर आर्सेनिक है जो येलो है। अब ध्यान से सुनना, अक्सर जो येलो कंपाउंड होते हैं ना वो पॉइजनस होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, अक्सर होता है ऐसा। तो येलो केमिस्ट्री को बहुत गालियाँ दी जाती हैं, सुना? यस। हाँ। तो कैडमियम है ना, कैडमियम का हमने देखा हुआ वाटर पोल्यूशन वाले में लेवल कम होना चाहिए। आर्सेनिक तो खैर बहुत फेमस ही है पॉइजनस होने के लिए, रेड पॉइजन होता है आर्सेनिक। आई बात समझ? यस। तो कलर्स को तुम फटाफट कैच कर सकते हो कि आर्सेनिक वाले में ये येलो आता है, आर्सेनिक वाले में येलो आता है, बिस्मथ के बी से ब्राउन है, तो बचा क्या? ऑरेंज। क्योंकि हमारे सेकेंड ग्रुप वाले में अगर आप वॉच करें तो आपको ये दिखाई देगा कि नाइट्रोजन ग्रुप से कुछ एलिमेंट्स हैं, देखिएगा, नाइट्रोजन ग्रुप से एलिमेंट्स हैं जो कि ऐसे हैं, आर्सेनिक, हाँ, ठीक है, आर्सेनिक वाले हैं, Sb है और Bi है, राइट? तो यस। इसके नीचे जाते हैं, फिर कौन है? ये है। ठीक है। अब बताओ इसका कलर क्या है? येलो। यस। और आपको कोई टेंशन ही नहीं है, इसका कलर तो ब्राउन हो गया। किसका? ब्राउन तो मिल जाए यार, ब्राउन ही नहीं है यार यहाँ पे। लो, ये ब्राउन है, जबरदस्ती का। तो बचा हुआ कौन सा कलर है बताओ? कलर मोस्टली वही होते हैं, मोस्टली वही कलर होते हैं, येलो, ऑरेंज, ब्राउन। ठीक है। तो कई सारे लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि अरे यार ऐसे याद रखो ना, ऑरेंज सेब, Sb है। तो अब ऑरेंज सेब तो फ्रूट्स के नाम हो गए, आता है ज़बान पे तो आता है, और नहीं तो 3-4 बार रिपीट होगा, अपने आप रहने लगेगा वो। ऑरेंज इन्हीं के पास कलर है। कोई और है जो कि ऑरेंज रखता है? अगर एक बार चेक करें तो आप देखिए तो सेकंड ग्रुप में किसी के पास है ऑरेंज, किसी के पास नहीं है। यस। नहीं है ना? हाँ। अब जो डिफरेंट टाइप का है वो है टिन। तो
टिन वाला इंटरेस्टिंग इस मामले में है कि एक तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, और दूसरा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके पास दोनों कलर मिक्स्ड है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ब्राउन है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या दिखाई दे रहा है? येलो दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने लगता है इससे पहले फॉर्मूला गलत लिख दिया था। SNS और SNS2 Yes. सेम ही कर देते हैं, है ना? तो क्या लिखें SNS वाले का कलर? बोलो। ब्राउन। और येलो SNS2 का हाँ शायद। देख लो। अब सेकंड ए में कौन कौन से कलर बच गए? जो हमने नहीं दिखाया। ब्लैक वाला कुछ। ये ब्लैक है या वाइट है? ब्लैक। सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स जनरली ब्लैक होते हैं, क्लोराइड्स वगैरह जनरली वाइट होते हैं। ठीक है। यस। लेकिन अगर क्लोराइड में भी हाई कोवेलेंट कैरेक्टर वाले विथ बड़े अनायन आ गए तो वो और ज़्यादा कलर्ड होते हैं, ऑरेंज वगैरह, स्कारलेट रेड वगैरह दिखेंगे अभी। ओके, तो CD+2 का कलर सल्फाइड के साथ क्या होने वाला है? येलो। येलो। और बिस्मथ वाले का तो हमने नीचे सेट कर ही दिया। इसका क्या होने वाला है? ब्राउन। ब्राउन। ठीक है। अब सल्फाइड्स प्रोड्यूस करने हैं तो यहां पर ग्रुप रिएजेंट क्या होने वाला है? क्या पास कराएंगे हम? H2S। सिर्फ H2S नहीं बोल सकते, अब यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम का फंडा है। H2S इन एसिडिक मीडियम होगा। यस। अब H2S इन एसिडिक मीडियम आयनिक इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली क्या इफेक्ट शो करने वाला है? कॉमन आयन इफेक्ट ना। यस। अगर कॉमन आयन इफेक्ट है तो दैट मीन्स के इक्विलिब्रियम बैकवर्ड ज़्यादा शिफ्टेड रहेगा, और अगर बैकवर्ड Yes. ज़्यादा शिफ्टेड रहेगा दैट मीन्स के H2S आयोनाइज कम होगा, है ना? तो Yes. H+ हाई है, सल्फाइड आयन लो है, और ऐसा रखने के पीछे पर्पस है। फोर्थ ग्रुप वाले कटायन भी इसी मिक्सचर के साथ साथ हैं। यस। निकेल, कोबाल्ट, जिंक, Mn। अक्सर इनका डिस्कशन साथ साथ हो रहा होता है। डी ब्लॉक वाले ना ये, और ये साथ साथ चल रहे होते हैं, साथ साथ इनका डिस्कशन हो रहा होता है। काफ़ी सारी प्रॉपर्टी इनकी मैच कर रही होती है। तो तुम जैसे देख रहे हो पी ब्लॉक वालों को एक साथ देख रहे हो, कोवेलेंट वालों को एक साथ देख रहे हो, प्रॉपर्टी इनकी मैच कर रही होती है, तो दैट इज़ वाई कि इनकी ग्रुपिंग भी साथ साथ की गई है। ठीक है। तो थर्ड वाले ग्रुप की अच्छी बात यह है कि थर्ड वाले ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही है, +3 है, जैसे सेकंड वाले ग्रुप में था। फोर्थ वाले ग्रुप में +4 नहीं है, वहाँ +2 ही है। तो थर्ड ग्रुप में कौन कौन से स्पेशीज़ हैं जो फेमस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले स्पेशीज़ हैं वो पाए जाते हैं? Al3+, Ap3+ and Cr3+। और इनका ग्रुप रिएजेंट क्या है? NH4OH and NH4Cl। जानबूझ करके ये बफर रखा गया है। क्यों? इन सब क्वेश्चन के आंसर यहां पर बाद में ना लिखे हुए हैं। P+2 इज ओनली कटायन विच इज आइडेंटिफाइड इन द फर्स्ट ग्रुप एज वेल एज सेकंड ग्रुप। वाई? पढ़ो और बताओ। Because PbCl2 is sparingly soluble, so some Pb2+ is passed into first group मैंने इस आंसर को और filtered बेटर and identified in form of second group cation। मैंने इस आंसर को और बेटर बनाया था। कैसे? कि वो हॉट वाटर टेम्परेचर चेंज करने पे उसके सॉल्युबिलिटी वेरी कर सकता है। क्योंकि लैब में ना हम कई बार जो है वो ध्यान नहीं रख पाते, और हम जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं उसमें हॉट प्लेट्स वगैरह अक्सर जो है यूज़ हो रहा होता है, तो इसीलिए वैसे वेरिएशन एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट, NH4+ इज द ओनली कटायन विच इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स वोलेटाइल प्रोडक्ट NH3
It's never placed in first to sixth group because it is already present in the form of group reagent. सही है. जो ग्रुप रिएजेंट के रूप में जो कटायन प्रेजेंट है उसके एनालिसिस आप थोड़ी ना कर लोगे. जो बेसिक एनालिसिस होती है ग्रुप 1 to 6 में, उसमें नहीं कर लोगे. नेक्स्ट H2S गैस इज यूज्ड एज सेकंड ग्रुप रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. व्हाई? पढ़ो तो. सेटिस्फाइंग आंसर है या कुछ और बेटर बना सकते हो उसको? When a hydrogen sulfide ionized with H2- concentration sufficient for precipitation of second group cation and may also fourth group cation, but in acidic medium H2- concentration decreases, which is sufficient for precipitation of second group cation due to common ion effect. सही है explanation. सही है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. H2S gas is used as fourth group reagent in presence of basic medium. In basic medium, H2- concentration increases, which is sufficient for precipitating fourth group cation. सही है. सल्फाइड आयंस का अमाउंट बढ़ गया. Yes, यहाँ sir, पर उसमें case भी ज़्यादा होता है. केएसपी बोलना अच्छी बात है कि सॉलिबिलिटी बोलनी अच्छी बात है? हम केएसपी बोल सकते हैं अगर सेम टाइप के सॉल्ट है तो, अदरवाइज हमें सॉलिबिलिटी बोलना है. Yes. यूजुअली केएसपी बोलना आसान होता है. केएसपी का यूज़ ज़्यादा हो रहा होता है तो सॉलिबिलिटी की तरफ लोग कम जाते हैं. बट ध्यान रखना है कि सेम टाइप ऑफ सॉल्ट हैं तो केएसपी बोलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट है तो फिर वो इतना मीनिंगफुल नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट, NH4OH इज यूज्ड एज थर्ड ग्रुप रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl. एक्सप्लेन व्हाई. When NH4OH ionized in OH- concentration sufficient for precipitating third group cation as well as sixth group cation magnesium, but in presence of NH4Cl, OH- concentration decreases and it is sufficient for precipitation of third group cation. MgOH होल्ड टू प्रेसिपिटेट होने से बचाने के लिए उसको हम बाद में करने वाले हैं, इसीलिए. Yes. नेक्स्ट, Ammonium carbonate used as fifth group reagent in the presence of ammonium hydroxide and ammonium chloride. इसमें फिर ammonium carbonate को NH4Cl plus CO3 and NH4Cl giving NH4 plus and Cl- फिर उनका बफर बन जाता है. एक्चुअली यहाँ पर जो कंडीशन है, जैसे हमने ऊपर देखा था NH4OH और NH4Cl दोनों प्रेजेंट थे, और मेन उस कॉम्बिनेशन को यूज़ करने का पर्पस क्या था कि NH4 के जो ओवरऑल जो OH- है वो सॉल्यूशन में कम से कम रहे. ठीक है. तो बेसिकली हम जब ऊपर में NH4OH और NH4Cl यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर बफर की कंडीशन मेंटेन हो या ना हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि OH- कम होना चाहिए. सुना? अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते तो वो ऑलरेडी ज़्यादा होने के चांसेस था. करेक्ट. तो हमने स्ट्रॉन्ग बेस नहीं यूज़ किया. अब जब हमने वीक बेस यूज़ किया तो उसमें भी हमें शक है कि NH4OH भी ये काम कर सकता है कि MgOH होल्ड को प्रेसिपिटेट करा दे. तो हम जानबूझ करके कॉमन आयन इफेक्ट डाल करके NH4OH का डिसोसिएशन को कम करके रखते हैं. लेकिन बफर ऐसी चीज़ नहीं होता. बफर में हमें पता है ना कि एक्चुअली प्रैक्टिकली बफर तो तभी बफर होता है जबकि जो रेशियो होता है सॉल्ट बाई एसिड या बेस का वो 0.1 से 10 होता है. करेक्ट. Yes. तो हमें अभी वहाँ पर एग्जैक्टली इस बात से मतलब नहीं होता कि वहाँ पर बफर कंडीशंस मेंटेन है कि नहीं है. वहाँ पे OH- कम होना चाहिए बस, यानी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए. अब जो लास्ट कंडीशन है फिफ्थ ग्रुप वाले में, वहाँ बफर इसलिए बनाना है क्योंकि हमें एक समय के बाद pH को फुल प्रूफ करके रखना है कि ऐसा ना हो जाए कि pH फ्लक्चुएट करे और कुछ भी गड़बड़ आने लगे रिजल्ट्स. समझे? तो हम चेंज हुआ तो फिर चेंज हुआ तो एनालिसिस में एरर्स आएंगे. सीधी बात तो यही होती है. एनालिसिस में एरर्स ऐसे भी आते हैं, बहुत एरर्स आते रहते हैं. तो हम ये सब तरीका अपनाते हैं कि गड़बड़ ना हो. क्योंकि देखो तुमने अभी तक ना 4 ग्रुप की एनालिसिस मार दी. 4 ग्रुप की एनालिसिस में तुमने ना बहुत कुछ मिक्स किया हुआ है, बहुत कुछ फिल्टर किया हुआ है. तो अब जब तुम एंड रिजल्ट्स की तरफ जाते हो तो एंड रिजल्ट्स में एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब जब बढ़ जाते हैं तो हम और ज़्यादा जो है pH को लेके समझदार बनते हैं कि यार हमें pH ना ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइप का चाहिए. तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग बफर बनाने की कोशिश होती है इससे. ठीक है. बस इतना ही. क्योंकि हम समय के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चांसेस हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ और भी इम्प्योरिटीज़ आ रहे होंगे, कुछ और भी pH वेरिएशन के रास्ते ओपन हो रहे होंगे, तो उसको रोकने के लिए कोशिश करते हैं बस.
अभी के टाइम पर सॉल्ट एनालिसिस में इन सब का बहुत ही अच्छा अच्छा अल्टरनेट भी होता है, बहुत ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बफर्स होते हैं जो एक तुमको जो पीएच रिक्वायर्ड पीएच होता है उसी के बफर आ जाते हैं आज के समय पर। तो हम जो काम कर रहे हैं तो बहुत ये ऑलमोस्ट 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग से ही है, मोटा मोटा यही प्रोसेस चला आ रहा है जो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं। बट अभी के समय पर बफर बहुत एडवांस बफर आ गए हैं और हम जैसा पीएच चाहते हैं वैसा मेंटेन कर लेते हैं, हमेशा के लिए तो नहीं लेकिन कुछ समय के लिए, जब तक हम एक्सपेरिमेंट करें तब तक के लिए मोटा मोटा। ओके, यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि बिफोर परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ थर्ड ग्रुप, पढ़ो आप। Before performing the test of third group cation, second group filtrate must be boiled off to remove hydrogen sulfide gas हाँ एक because it can सेकेंड, be अब देखा तुमने जैसे ही अभी तुम जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें हम यही सब बातें बोल रहे थे कि हमने बहुत कुछ मिक्स किया हुआ है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तंग कर सकती है हमें। ये चीज़ें वही बता रही हैं कि देखो तुम जैसे आगे बढ़ रहे हो तो तुमको कुछ चीज़ों को फिल्टर ऑफ कर लेना चाहिए, बॉयल ऑफ कर लेना चाहिए, और अगर नहीं करोगे तो फिर जैसे तुम डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहते हो वो गड़बड़ हो सकता है। तो अभी यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? बिकॉज इट कैन, because it can reduce Fe2 plus to Fe3 plus to Fe2 plus. हाँ After this, little concentration of HNO3 is added into the filtrate to oxidize Fe plus 2 to Fe plus 3. हाँ, ये ज़्यादा बेटर तरीका है कि तुम उसको हटा दो। जैसे तुम हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट करे, बोले कि जब मेरे को बाद में Fe+3 चाहिए ही तो मैं क्यों करूँ H2S को बॉयल ऑफ। मत करो आप नहीं करोगे, आपको नहीं पता कि कितने Fe+3 थे, कितने Fe+2 में कन्वर्ट हो गए। तो हम शॉर्ट हम ये जानना चाहते हैं कितने Fe+3 थे, कितने बचे हैं। तो अगर मैं पहले ही मुझे पता है कि वो Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट कर सकता है, कुछ ना कुछ हो भी गए होंगे, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम बॉयल ऑफ करके पहले H2S हटा लो और अब कंफर्म कर लो कि जो भी Fe+2 था वो भी Fe+3 में कन्वर्ट हो गया है, इसीलिए HNO3 डालेंगे। ठीक है, Yes. ये पॉइंट, क्योंकि H2S तुम बॉयल ऑफ कर गए लेकिन उतने देर में उसने अपना गेम खेल लिया। अच्छा, H2S रिड्यूस कैसे कर सकता है? ऐसा क्या है H2S में कि वो रिड्यूसिंग एक्शन शो करता है? सल्फाइड है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सल्फाइड्स तो होते ही रिड्यूसिंग है। लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले तो वैसे भी रिड्यूसिंग होंगे क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं होता सिवाय इसके कि वो खुद का ऑक्सीडेशन करें और सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे दें अपना। ठीक है, अभी इतनी चीज़ें हुई हैं तो एक बार वापस आते हैं ग्रुप रिएजेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेट वगैरह। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इशू आएगा। मोटे मोटे हमने ग्रुप रिएजेंट भी समझ लिए हैं, बस एक जो सिक्स्थ वाला है जिसमें सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम, उसमें कोई कॉमन रिएजेंट नहीं रखा गया है। बाकियों में रिएजेंट रखा गया है, इनमें कोई कॉमन रिएजेंट नहीं है। आप अलग अलग तरीके से इनका डिस्कशन कर सकते हैं और वो आगे मैंने लिखा हुआ भी है कि कैसे कर सकते हैं। जो एक जीरो ग्रुप साइड से बनाया गया वो स्पेशली किसके लिए? NH4+ के लिए। तो इसको ऊपर में टेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि ऑलरेडी बाकी सब जगह ये ग्रुप रिएजेंट के रूप में हम यूज़ कर रहे थे। अब जब हम सब कुछ फिल्टर कर लेंगे, सब कुछ बॉयल ऑफ कर लेंगे, तो लास्ट में हम NH4+ के टेस्ट के लिए कि NH4+ बचा हुआ है तो हम बेस डाल करके देखेंगे। अगर अमोनिया गैस बाहर आई, अमोनिया गैस का जो भी पंजेंट स्मेल है, जो भी हम जानते हैं कि NH3 को पहचानने के कई सारे तरीके हैं, उसमें से ये भी है कि हम NH3 अगर प्रेजेंट है, शक है हमें कि NH3 जो है हमारे टेस्ट ट्यूब से बाहर आ रहा है या हमारे बीकर से बाहर आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम HCl में डुबोई हुई रॉड, हाँ केबल से फ्यूम्स बनती। एग्जैक्टली, ये सबसे टुच्चा वाला मेथड है। और थोड़ा अच्छा तो अच्छे मेथड भी हैं जहाँ पर कि आप कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करा करके CuNH3 वगैरह बना सकते हैं, निकल के रिएक्शन भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो NH3 की भी रिएक्शन है, टेस्ट ऑफ NH3, बड़े सब बहुत बेसिक है जो कि स्कूल वगैरह में भी तुम देखते हो। तो अब यहाँ से मैं ओरली पूछता हूँ, तुम आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, Yes. पहले तो एक काम कर लेते हैं, थर्ड ग्रुप वाला डिस्कशन चल रहा था तो थर्ड ग्रुप वाले को ओके करते हैं। बताओ थर्ड ग्रुप वाले में क्या लिखें? ग्रुप रिएजेंट क्या लिखना है? NH4 NH4C। और जैसे जैसे तुम बोल रहे हो वैसे वैसे तुम्हारे दिमाग में वो आ रहा है लॉजिक, था क्या, रीज़न क्या था? उसमें लेस OH माइनस कंसंट्रेशन लगता है। हाँ, अगर इसका ज़्यादा हो मेन जाएगा पर्पस तो यही है मैग्नीशियम। एग्जैक्टली कि हम स्ट्रॉन्ग बेस नहीं डालेंगे और फिर ये डाल रहे हैं, तो इसका पर्पस ही है कि ये कॉमन आयन इफेक्ट से OH- को कम कर दे। Yes. और OH- कंसंट्रेशन कम क्यों होगा, क्यों करना है? नहीं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाए। Yes.
हम्म, अच्छा यहाँ पर क्या क्या प्रेसिपिटेट्स बनते हैं? ArOH whole thrice, CrOH whole thrice and ApOH whole thrice. हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं तीनों। ये फेमस है जेलाटिनस प्रेसिपिटेट के रूप में। यस। CrOH3 की खासियत क्या है? ग्रीन कलर। और FeOH3? ब्राउन कलर। FeOH3 ब्राउन है, कुछ और मिलता जुलता इससे कोई कंपाउंड बताना जो कि ब्राउन होता है और इसी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है आयरन का? Fe2O3। Fe2O3 या फिर Fe2O3.XH2O, रस्ट। हाँ वही। दोनों डिफरेंस है। रस्ट का कलर जो है वो चेंज होने लगता है अगर ड्राई रहेगा, और अगर वो मॉइस्ट रहेगा तो डार्क ब्राउन दिखाई देगा, मॉइस्ट रहेगा तो हम जब भी बोलेंगे ब्राउन ना, तो बेसिकली वो डिस्टिंक्ट ब्राउन की बातचीत हो रही होती है, ठीक है? क्योंकि ब्राउन ऑरेंज भी होता है, ब्राउन रेड भी होता है, राइट? क्रोमाइल Yes. क्लोराइड, ब्रोमीन, ये सब रेडिश ब्राउन है। Yes. ब्रोमीन के लिए स्पेशली हम रेडिश ब्राउन बोलते हैं। मोर काइंड ऑफ ज़्यादा रेडिश जो है वो क्रोमाइल क्लोराइड है। और सुनना, Yes. बीच बीच में कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस भी हम देखेंगे स्पीड में, ठीक है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ के वो रिलैक्स भी करेगा और समझाएगा भी, और वो ये चीज़ें कैच भी हो रही होंगी, बट बहुत स्पीडी वे में देखेंगे, बस इसलिए क्योंकि वो दिल दिमाग में बैठे। तो जब भी तेरे पास फ्री टाइम रहेगा ना, ऐसा जैसे संडेज वगैरह को, इस बार संडे का क्या प्लान है तेरा? टेस्ट है सर। ये तो टेस्ट थोड़े ना तेरा 24 घंटे है। पार्ट टेस्ट है 9 से 11, हाँ तो 11:30 से 1:30, फिर 3 टेस्ट है। हाँ हाँ, तो मैं वही सोच 5 रहा हूँ। बजे। 5 बजे तक ना? हाँ। उसके बाद अच्छे से सोओगे ना? नहीं सोओगे तो बता देना, मैं आ जाऊँगा सुलाने के लिए। ऐसा पढ़ेंगे कि नींद ही आ जाएगी। ओके, फोर्थ ग्रुप पर आ जाए। बता क्या क्या फोर्थ ग्रुप में देखने की ज़रूरत है? देख ले एक बार, इस पर कोई डिस्कशन नहीं किया तो। कलर देख ले, सिर्फ मैग्नीज वाला है, जिंक वाला हमेशा वाइट ही होगा ज़्यादा। यस। बाकी डी ब्लॉक वाले जो है वो ब्लैक हो जाएंगे। जिंक वाला वाइट पता है क्यों है? अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट? यस। निकल +2 में है क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन? हाँ एक होता है 4s03d8 कनेक्ट। ओके, तो क्या क्या लिखे हम? Na+2 लिख रहे हैं, CO+2 लिख रहे हैं, Z+. ठीक है। और क्या क्या कलर होगा? जिंक का वाइट होगा, निकल कोबाल्ट का ब्लैक और मैंगनीज का बफ पिंक। ZNS का वाइट है ना? ग्रुप रिएजेंट क्या है? NH4OH NH4Cl with H2S. NH4Cl NH4OH and H2S. क्या बात कर रहे हो? सिर्फ H2S ना इन बेसिक मीडियम? So इसमें तीनों डालते हैं ना। क्यों लाइक डालेंगे? उस वही अगर हमारा वही सोल्यूशन रहता है तो उसमें H2S पास करना पड़ता है। हाँ, क्या रहता है? NH4OH NH4Cl हमने डाला, फिर उसके बाद H2S पास करना पड़ता है। नहीं तो NH4OH और NH4Cl डालना क्यों ज़रूरी है? बेसिक मीडियम क्रिएट करने के लिए लाइट से। क्यों बेसिक मीडियम के लिए? तो अगर मैं NH4OH और NH4Cl डालूंगा तो चांसेस ये हैं कि
मेरे पास OH का अमाउंट कम हो जाएगा, फिर डिज़ायर्ड रिजल्ट हो सकता है नहीं भी आए। बेसिक मीडियम सी इसलिए हम देता है। देखो डाल सकते हैं, बट हाँ ये समझना पड़ेगा कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें कंसंट्रेशन का भी गेम है, जो कि अभी बातचीत नहीं हो रही है। तो आप अगर वैसा काम करेंगे, यूजुअली तो हम बेसिक मीडियम यानी कि बेस मिक्स करके किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी काम कर लेते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर फाइनली सल्फाइड का यूज़ इसी ग्रुप में करना होता है। सल्फाइड ग्रुप में प्रेसिपिटेशन यही कराना होता है, और कहीं और तो अब सल्फाइड ग्रुप में प्रेसिपिटेशन होने वाला नहीं है। तो आप बेस के साथ भी चल सकते हैं और रफली बोल सकते हैं कि हमने कोई बेस मिक्स किया था, जैसे कि सल्फाइड आयन का सफिशिएंट कंसंट्रेशन दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि आप यूज़ नहीं कर सकते हैं कमज़ोर बेसिस को, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। बस सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन आपको मेंटेन करना है सही। प्रेसिपिटेशन देखिए एक और तरीका भी है, इसमें आप सबसे कम सॉल्युबिलिटी वाले को देख लीजिए और उसके हिसाब से सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन के मेथड अपना लीजिए। सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन सर्च कर लीजिए, ठीक है। सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन सबसे कम सॉल्युबिलिटी वाले के लिए देख लीजिए, तो वो आपका मिनिमम कंसंट्रेशन है सल्फाइड आयन का जो चाहिए आपको। अब वो आप पता कर लीजिए कि NH4OH और NH4Cl के कॉम्बिनेशन से जो भी आपने अमाउंट NH4Cl का डाला NH4OH में, उससे कितने OH माइनस आ सकते हैं। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। उस OH माइनस के हिसाब से H2S कितना सल्फाइड दे सकता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी क्वालिटेटिव एनालिसिस के साथ साथ पैरेलली हमने क्या की, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। तो लैबोरेटरी में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों चलते रहता है। नींद आ रही है क्या तुम्हें? नो सर। तो क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस में चलती रहती है, ओके। हाँ तो वो मेरी बहन। हाँ घर वाले जो है भाई बहन सब ना इज्जत ही नहीं करते पढ़ाई की, है ना। कितना भी समझा तो नहीं इज्जत करने वाला ही है, और फिर जब अपनी बारी आती है तो फिर जो है फिर परेशान होते हैं, कोई इज्जत ही नहीं करता, और सारी ज़िंदगी जो है आप खुद ही नहीं इज्जत करते हो। चलो हर घर की यही कहानी है, ओके। मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा था कि फिफ्थ ग्रुप में, मतलब मैं बता रहा था, मैंने भाषण दिया यहाँ पर, बताया कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों चल रहा होता है, ऐसे इश्यूज़ को सॉल्व करना पड़ता है। ओलंपियाड वाले प्रॉब्लम्स में अक्सर इन सब चीज़ों का डिस्कशन होता है, ये करने के लिए दे देते हैं। इनफैक्ट वहाँ पॉइंट्स भी ऐसे ही होते हैं, कैलकुलेशन पे अलग पॉइंट्स, थ्योरी पे अलग पॉइंट्स। खैर, तो फिफ्थ वाले ग्रुप में बताओ क्या क्या स्पीशीज़ हैं। कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम। कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम। अच्छा, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम हमने डाल दिया, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम तो क्या है, रिएजेंट क्या है? NH4C अमोनियम कार्बोनेट था, बफर सॉल्यूशन क्रिएट करके NH4C और NH4OH NH4 2CO3। और ये डालने का पर्पस ये था NH4 कि अब फाइनली बफर बन जाए। सॉल्यूशन। और ये प्रोड्यूस क्या करेगा, साथ साथ NH4 डाल करके हमने बफर तो बना लिया, कंडीशन फिक्स कर दी, साथ साथ यहाँ से प्रेसिपिटेट जो आने वाला है वो कार्बोनेट्स है ना। यस। सारे के सारे वाइट होने वाले। यस। ऐसे भी एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले जनरली ऐसे ही होते हैं, वाइट ही वाइट भरे पड़े रहते हैं। अच्छा, कैल्शियम, बेरियम, SrCO3, इनमें से किसके बारे में मैंने कमेंट किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस रूम टेम्परेचर पर सॉल्युबल नहीं होगा किसी एसिड बेस में? बेरियम सल्फेट। मैं एक्चुअली जानना चाह रहा था कि बेरियम कार्बोनेट तो तुम नहीं बोल दोगे ना। नहीं। बेरियम का ही बेरियम सल्फेट। अब कोई बचा रह गया तो वो सिक्स्थ ग्रुप वाला है, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, सारे के सारे कार्बोनेट, ओके। सिक्स्थ ग्रुप सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और क्या है? कोई स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट नहीं है, बट इसको हम टेस्ट से निकालते। नहीं, और भी हैं, और भी हैं, देखेंगे आगे। स्पेसिफिक रिएजेंट नहीं है, स्पेसिफिक रिएजेंट नहीं, ओके। और कुछ? ये खत्म हो गया। NH4+ बचा ना, 0 ग्रुप। यस। जब भी भूलने लगना तो पहले इसी तरह से सारे ग्रुप्स लिख लेना,
रिलेट कर करके रिकॉल करना। NH4 प्लस के लिए क्या करने वाले हम लोग, टेस्ट कैसे करने वाले, कोई बेस डालेंगे तो क्या होगा, NH3 गैस रिलीज हो जाएगी, है ना। यस। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, बट अभी हम नहीं जा रहे उस पर। अभी हम फिर चल रहे हैं रिएक्शन वाले पार्ट पर चल रहे हैं। तो आओ रिएक्शन वाले पार्ट पर चलते हैं, सब कुछ छोड़ करके। रिएक्शन वाले पार्ट में देखो, ये K+ का रिएक्शन दिख रहा है यस। अभी जो डिस्कशन कर रहे थे, बट अभी नहीं जा रहे इस पर क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम टाइम भी अभी नहीं देंगे। स्टार्टिंग में कभी भी जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर टाइम देना ही नहीं है, नहीं तो ऐसे ही हमारी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं Pb+2 से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इनके, ओके। तो आप Yes. पहले ना रिएक्शन को देखो, और आपका काम है कि अब आप मुझको समझा रहे होगे कि क्या ये प्रोसेस कैसे पॉसिबल है, कैसे नहीं पॉसिबल है। आपके दिमाग में जो भी रिलेशन आता है वो आपको बताना है, फिर मैं आपको रिलेट कर करके बताऊंगा। करो। सबसे पहले वाले रिएक्शन में लेड की टेंडेंसी होती है प्रेसिपिटेट बनाने की, तो वो PbI2 आपका, हाँ, तो PbI2 फॉर्म हो जाएगा। उसका कलर येलो होता है, जनरली लेड के सॉल्ट्स येलो कलर के होते हैं। और उसके बाद फिर एक्सेस ऑफ K डालते हैं तो PbI4 2- कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्वेश्चन, क्यों PbI4 2- बन गया भाई? ऐसा क्या है इस रिएक्शन में, पहले प्रिसिपिटेट बन रहा है येलो, बाद में वो सॉल्युबल हो जा रहा है, क्या फंडा आप देना चाहेंगे? सर हमने एक्सेस ऑफ Ki डाल दिया है, तो उससे फिर I- का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए। काफ़ी हल्का है ये तो लॉजिक, मैं उम्मीद कर रहा था कि और कुछ अच्छा बोलोगे। देखो मैं तुमको एक एविडेंस दिखा रहा हूँ। पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन, इन दिनों से ना एक बड़ा ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है I3-। यस। हाँ, तो I- एक अच्छा कॉम्प्लेक्सेटिंग एजेंट है। इसके एविडेंस हमने बाकी केमिस्ट्री में देखी है, तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये चीज़ होगी। उसका जो नेचर आपने दूसरी जगह देखा है वो नेचर दिखेगा और भी जगह पे, एब्सोल्युटली वैसा नहीं दिखेगा बट काइंड ऑफ दिखेगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने I- को एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल के रूप में भी देखा है। यस। I- बड़ा इंटरेस्टिंग आयन इस हिसाब से है कि वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी है, एक अच्छा कॉम्प्लेक्सेटिंग एजेंट भी है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। यस। और ये चीज़ें पॉसिबल क्यों हैं? इसलिए क्योंकि उसके पास एक बड़ा क्लाउड है जो आसानी से यस। पोलराइज हो जाता है। पोलराइजेबल क्लाउड है ना। यस। और देखिए, जब पोलराइजेबल क्लाउड होगा तो ऐसे सारे स्पेसीज जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं Pb जैसे, उनके साथ ये चीज़ ज़्यादा दिखाई देगी आपको, यस। है ना। वही हो रहा है। ठीक है, आई होप दैट कि इस पॉइंट को याद रखोगे। चलो नेक्स्ट एक्सप्लेन करो। Pb2 plus with KCN giving PbCN2। इसमें अगेन वाइट कलर का प्रेसिपिटेट PbCN2 बच जाएगा, फिर उसमें एक्सेस ऑफ KCN डालेंगे तो फिर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। इनसॉल्युबल लिखा हुआ, दैट मीन्स कि आगे नहीं हो रहा कुछ। यस। तो साइनाइड एक अच्छा लाइगेंड तो है, लेकिन वो I- के जैसा ऐसा पोलराइजेबल नहीं है। यस। नेक्स्ट, K2CrO4 पे तो येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा PbCrO4, तो उसमें वी कैन एक्सप्लेन थ्रू कोवेलेंट नेचर ऑफ Pb2 प्लस। ठीक है। नेक्स्ट, Pb2 प्लस विद NaOH, तो इसमें हाइड्रोक्साइड बनेगा पहले PbOH ट्वाइस, फिर उसमें एक्सेस ऑफ NaOH से Na2 PbOH होल 4 दैट विल बी सॉल्युबल। इसमें OH- का नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि Pb जैसे जितने भी एम्फोटेरिक कंपाउंड बनाने वाले स्पीशीज है ना, सब जनरली इसी पैटर्न का रिएक्शन देते हैं सारे। सुना? यस। तो मैं करूंगा इसको मार्क। क्यों है इंपॉर्टेंट? जनरली इस टाइप के अदर एलिमेंट्स भी ये वाला नेचर शो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाने वाले स्पीशीज, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाने वाले स्पीशीज जनरली इसी टाइप का रिएक्शन दिखाते हैं
बेस के साथ। Yes. सेम पैटर्न, ठीक है, समझ जाओगे ना, इससे इतना काफ़ी है। एम्फेट्रिक ऑक्साइड सेम पैटर्न पर काम करते हैं, ठीक है। यही काम अगर आप NH4OH से कराने गए तो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ठीक है। तो वो Yes. इतना अच्छा काम नहीं करा सकता। इसमें मेरे पास हाइड्रोक्साइड बन जाएगा वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ PbOH होल ट्वाइस, इसमें एक्सेस डाल देते हैं इनसॉल्युबल। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ लेड सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा और H2O2 लिखा है ना, ऑक्सीडेशन है ना। इससे ऑक्सीडेशन हो जाएगा PbSO4 में कन्वर्ट। फिर नेक्स्ट वाला Pb2 प्लस विद Na2SO थ्राइस, तो सर PbSO3 फॉर्म होगा। फिर उसको बॉईल करेंगे तो उसमें सल्फर, बॉयल विद ऑक्सीजन है, एक्स्ट्रा हाँ O2। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीडेशन टाइप्स होकर PbSO4 हो जाए। नेक्स्ट, Pb2 प्लस विद Na2CO3, इसमें कार्बोनेट का नेचर PbCO3 विद एक कॉम्प्लेक्स PbCO3 और Pb होल ट्वाइस डबल सॉल्ट टाइप्स बन जाए। एक सेकेंड, इसको जानबूझ करके मार्क कर रहे हैं क्योंकि सही आंसर यही लेना है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक लेड कार्बोनेट। और सेम ऐसा ही बिहेवियर आपने मैलाकाइट बनते हुए देखा ना कॉपर का, CuCO3.COH2, यस, वैसे ही वो भी है बेसिक कॉपर कार्बोनेट और ये बेसिक लेड कार्बोनेट है। अब ये जो बिहेवियर है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि पीबी का जो है ना एक नेचर है कि वो जैसे ही कोई भी बेसिक सॉल्यूशन होता है, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पर वो क्या करेगा, वो PbOH होल 2 बनाने की कोशिश करेगा। यस, जो ऊपर में आपने देखा था वो NH4OH के साथ भी उसने ये काम किया, बस जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है OH माइनस का तो वो उसी में डिजॉल्व होने लगता है। यस। आगे बताओ। H2S के साथ तो PbS है, पढ़ो इसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। P block elements with weak field ligand realize weak field ligand in excess gives soluble and D block with SFL gives soluble products. ये सब ट्रिक्स बहुत काम आएंगी, तो इसे अभी के अभी 2 बार लिखो रफ में कहीं पर भी जा करके, फिर मैं अभी आगे पूछूंगा इस पर तो आप रिप्लाई करोगे। वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के साइड में एक्सेसिव लिखा है। हाँ, मतलब रिजल्ट से स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के साथ आ तो जाते हैं, एक्सेस में परफेक्ट रिजल्ट आते हैं। सो जो सॉल्युबल है वो कॉम्प्लेक्सेस है कि नॉर्मल सॉल्ट्स? देख, हमने जहाँ पर भी वैकेंट ऑर्बिटल देखा समझ जाना है कि वो कॉम्प्लेक्स ही बनने वाला है, और लाइगेंड की बात आ गई तो कॉम्प्लेक्स ही होगा वो। यस। सर लिख लिया तो। अच्छा, नीचे में एक एग्जांपल दिख रहा होगा, हाँ ये जी, ये वाला तो देख ही लिया, ये अभी पीछे बताया भी था, यस। लेकिन और एक है, चलो इसको बॉक्स नंबर 1 कह रहा हूं मैं, ये नंबर 2 है एंड दिस वन इज नंबर 3, दिखा?
Yes. इसमें देखो साइड में जो एग्जांपल लिखे हुए हैं उनको रिफ्रेश कर दे रहा हूँ मैं. मेन एग्जांपल CrZn and Cd है. ठीक है. Yes. साइड एग्जांपल्स निकेल एंड Ag. आगे नहीं याद रखना, ऐसे और भी होते हैं, बट अभी पहले ये 5 ध्यान में रखना. 3 सबसे इंपॉर्टेंट, CrZn and Cd. ये बार बार आएंगे, ये बार बार आएंगे, बार बार आएंगे. Ag तुमको ऑलरेडी पता होता है, ठीक है, कि AgNH3 होल 2 प्लस बनता है. ओके, तो उसको मैंने Yes. साइड किया, निकल की जरूरत पड़ती नहीं है. ओके, अगर ये चीज़ डन है तो मैं एक बार वापस चल रहा हूँ. ठीक है, वापस चल रहा हूँ और आप आंसर करो. मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप लिखो, पहचानो आप. यहाँ पर मैं दिख रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है. Yes, sir. ठीक है, तो पहचानना कि एक कटायन है X. ये कटायन एक्सेस OH माइनस में सॉल्युबल है, यानी कि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता होगा. ठीक है, एंड सेम कटायन जो है वो सेकेंड ग्रुप में पाया जाता है. सेकेंड ग्रुप की कटायन वाली एनालिसिस में है ये. ओके, अब ये जो Yes. स्पेशीज है, जब हम H2S पास कराते हैं ना, तो ये बनाता है ब्राउन सल्फाइड. आपको पहचानना है कि वो कौन है. Sir, SN2 plus. SNS है ना. Yes, sir. SNS इज द करेक्ट आंसर. तो रिएक्शन ओके कर दे. यहाँ पर SNOH होल 4 2 माइनस है, जस्ट लाइक PbOH होल 4 2 माइनस. सेकेंड ग्रुप के एनालिसिस में SNS और SNS2 दोनों बनते हैं, बट आंसर SNS होने वाला है क्योंकि ब्राउन सल्फाइड बोला है ना. Yes. सही, ठीक है. अगला पहचानो, एक दूसरा स्पेशीज है X प्लस M. इसको चेंज ही कर देते हैं ऊपर वाले से डिफरेंट दिखाने के लिए. Y प्लस M, और ये स्पेशीज जो है वो एक्सेस NH4OH में सॉल्युबल है. आई एम नॉट सेइंग OH माइनस बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग बेस. जैसे ही मैंने OH माइनस लिखा, दैट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, बट आई एम नॉट राइटिंग OH माइनस. क्या लिख रहे हैं, NH4OH. तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है. ओके, नाउ ये सेम स्पेशीज, इसके जो सॉल्ट्स हैं वो चार्ज ट्रांसफर का फिनोमेना दिखाते हैं. ओके, देन ये सेम स्पेशीज जब हम H2S को, ध्यान देना, H2S इन प्रेजेंस ऑफ बेस पास कराते हैं तो येलो सॉलिड देता है. H2S इन प्रेजेंस ऑफ बेस है. तो इसलिए येलो सॉलिड तो कोई में भी नहीं बनता. बनता ना. So like फोर्थ ग्रुप का रिएजेंट. कैडमियम है ना. कैडमियम तो ऊपर आता है ना सेकंड ग्रुप में. हाँ, तो हमने फोर्थ ग्रुप कहाँ लिया है. मैंने कब कहा कि फोर्थ ग्रुप है. सिर्फ तो इसलिए बेस क्योंकि के रेफरेंस में. ऐसा थोड़ी ना होगा. तुम फिर भूल गए कि बेस का पर्पस क्या था. बेस का पर्पस था कि जो फोर्थ ग्रुप वाले हैं उनको प्रेसिपिटेट करने से रोकना. एसिड इसीलिए यूज़ करते थे सेकंड वाले में क्योंकि फोर्थ नहीं चाहते थे. लेकिन अब मैं सॉल्ट एनालिसिस विथ एरर करवा रहा हूँ और मैं नहीं बता रहा. तुम जब स्टैंडर्ड सॉल्ट एनालिसिस करवाते हो तो विदाउट एरर करना चाहते हो ना. यस. मैं नहीं बता रहा कि एरर है कि नहीं है. येलो सॉलिड फोर्थ में आता नहीं है. येलो सॉलिड पक्का कैडमियम ही होगा, कोई और रास्ता है नहीं. इंडिकेट यहाँ से भी हो रहा है कि डी ब्लॉक वाले अक्सर सॉल्युबल होते हैं, राइट. यस. हाँ,
तो एक तो यहाँ से हमें कैच करना था कि कोई है। और फिर वो चार्ज ट्रांसफर वाला उसमें डी ब्लॉक फुली फिल डी एग्जैक्टली ब्लॉक होगा। एग्जैक्टली तो सी डी एस है, मतलब कैडमियम के लिए स्पेशली मैंने बोला था कि इनके कलर्ड होते हैं, क्योंकि देख जेड एन के नीचे कैडमियम आता है, राइट। अब तू सोच के जेड एन +2 सी डी +2 एच जी +2, हमें पता है कि जिंक का जो ग्रुप है उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट ही नहीं करते। रीजन यस बीइंग कि इनका बिहेवियर ही अलग होता है। हालांकि लास्ट के 5-6 सालों में जो रिसर्च है वो तो शो करने लगी है कि आपको करना चाहिए, बट एनसीईआरटी अपडेट नहीं करेगी अभी अगले 5 साल तक भी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट ही नहीं करते आप। क्यों नहीं काउंट करते? इनका बिहेवियर अलग है। अब जिंक वाले यस तो कलर्ड नहीं होते, एच वाले भी कलर्ड नहीं होते, लेकिन कैडमियम वाले कलर्ड हैं, वो इसलिए क्योंकि चार्ज ट्रांसफ़र है। तो ये यूनिक बात है उसकी। और मैं तो अभी बेस डाल करके भी कर दूंगा कैडमियम सल्फाइड, तो कैडमियम सल्फाइड तो प्रेसिपिटेट तब भी हो जाएगा जबकि आप क्या करोगे, यहाँ पर H2S इन एसिड रखोगे। सोचो, तो बेस रखने पर तो वो करेगा ही करेगा, साथ साथ दूसरे भी करेंगे, तो करें दूसरों का कलर थोड़े ना येलो आने वाला है, यस तो इसीलिए सेपरेट आउट हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। P+2 वाले रिएक्शन तो हमने देखे। Ag+ के रिएक्शंस देखो, समझाओ। Ag plus with potassium iodide first yellow precipitate of AgI, then एक्सेस करेंगे तो फिर insoluble यानी आगे रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पर रिएक्ट? वहाँ क्यों नहीं बन गया? वहाँ क्यों बन गया PbI4 में? एक्चुअली AgI का कॉम्प्लेक्स बनता है अनस्टेबल। डिस्कस Ag plus with KCl first turning to AgCl white in color, फिर एक्सेस डालेंगे तो AgCl2 होल माइनस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर Ag plus with K2CrO4 break red precipitate Ag2CrO4, then Ag plus with NaOH giving Ag2O brown color का ऑक्साइड बनेगा। फिर Ag plus with हाइड्रोजन सल्फाइड सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट, फिर Ag plus with Na2SO3 Ag2SO3 white precipitate. And generally Ag plus is reacting with the ionic part to form precipitates in all the reactions. And Ag plus with Na2CO3 reverse Ag2CO3 white in color. तुमने एक बात देखी कि बिहेवियर Pb+2 और Ag+ का साइनाइड से डिफरेंशिएट किया जा रहा है। PbCN2 बनता है वहाँ पर, PbCN2, लेकिन फिर वो डिजॉल्व नहीं होता एक्सेस में, जबकि ये डिजॉल्व हो जाता है। Yes. तो यहाँ पर साइनाइड के स्ट्रॉन्ग लाइगेंड कैरेक्टरिस्टिक का अच्छे से यूज़ होता है। अब हर मेटल के साथ चीज़ें अलग अलग होंगी। Pb+2 और Ag+ में डिफरेंस है, हमने देखा हुआ इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से, राइट। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई है वहाँ पर लाइगेंड के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे ही लाइगेंड वीक होता है वैसे ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल वाले जो है वो उतना सॉल्युबल नहीं होते हैं। AgI का केस है, राइट। लेकिन जैसे ही लाइगेंड पाई एसिड लाइगेंड आया नहीं कि सॉल्युबल होने लगा इस हायर पोटेंशियल वाला, देखा दैट इज द डिफरेंस Ag+ और Pb+2 में। Pb+2 के बारे में शुरू से कमेंट किया हुआ है ना कि जो भी कलंक के नाम पर मेटल वाले हैं उनके जैसा वो बिहेव करना चाहता है, उस ग्रुप का एग्जैक्टली नहीं है वो। Yes. तो P+2 का ये सब बिहेवियर डिफरेंट आपको दिखेगा, कैच करना है। Pb+2 के साथ मैच मत करा देना Ag+ को, क्योंकि फिर वहाँ पे गलती हो जाएगी। आप भूल गए फिर के Pb+2 नीचे ही आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, और Ag+2 ये सब ऊपर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट Ag2CrO4 याद आ रहा है, एक बार हमने डिस्कस किया था कि क्रोमेट जनरली येलो होते हैं, सिल्वर और मरकरी वाले डिफरेंट होते हैं। दिख रहा है हाई कोवलेंट कैरेक्टर रेड। Yes. ठीक है, NaOH के साथ Ag2O है, ब्राउन ब्लैक होता है। सल्फाइड्स और ज़्यादा ब्लैक होते हैं। सल्फाइड यानी कि बड़े अनायन जो हैं वो वाइट होने लगते हैं। Ag2CO3 के साथ स्पेशली दिखाया गया कि वो टूट जाएगा हायर टेम्परेचर पे जाएंगे, तो जो सस्पेंशन आप बनाएंगे वो सस्पेंशन और इजीली टूट जाएगा, है ना। Yes. जो ड्राइड है उसको तोड़ने में थोड़ा आपको ज़्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पर लैटिस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर ऑलरेडी आयनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा एक्वस सस्पेंशन जो है वो ज़्यादा इजीली ब्रेक डाउन कर लेता है, CO2 को रिलीज ज़्यादा इजीली कर लेता है। हाँ, जो ड्राइड वाला है उसमें क्या होता है कि फर्दर जो आप हीटिंग करते हैं 300 से ऊपर
उसमें आप बेसिकली Ag2O को भी ब्रेक कर रहे हैं। तो Ag2O हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी देखा हुआ है कि खुद भी ऑक्सीडाइजर होता है। अगर सामने कोई रिएक्टिंग स्पीशीज आया तो वो ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, नहीं आया तो फिर हीटिंग से रिलीज करेंगे और वो टेम्परेचर होगा 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। जहाँ पर भी थायोसल्फेट के रिएक्शंस आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करेंगे, बहुत पूछते हैं जी एडवांस में, हद से ज़्यादा, है ना। तो ये सारे रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने भी आते हैं Na2H2O3 के। रेड से मार्क करेंगे, रिपीटेडली उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे और हमेशा कंपेयर किया करेंगे कि दूसरी जगह जब पढ़ रहे थे हम तो वहाँ पर क्या दिखाई दिया था। तो हमने थायोसल्फेट का रिएक्शन Pb+2 के साथ नहीं देखा था, बट आगे एक जगह थायोसल्फेट के रिएक्शंस को एक जगह करेंगे तो वहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि Pb+2 का बिहेवियर कैसे अलग होता है, कैसे नहीं होता है। Na2SO4 के साथ Ag2SO4 बन रहा है, ठीक है। और सिल्वर ने ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े अनायंस के साथ प्रेसिपिटेट बनाया हुआ है अपने कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से। और जितने भी बेसिक मीडियम है, जितने भी सल्फाइड वाले मीडियम है, सब में इसने ऑक्साइड और सल्फाइड बनाया हुआ है, राइट। जहाँ पर भी इसे ऐसा कोई अनायन मिलता है जो अनायन हेवी प्रेसिपिटेट बना सकता है, ये बना लेता है। उसमें क्रोमेट भी है, साइनाइड भी है, लेकिन साइनाइड के स्ट्रॉन्ग लाइगेंड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये उसमें डिजॉल्व भी हो जाता है। यही चीज़ I- के साथ नहीं हो पाती है। अब आए अगर थायोसल्फेट वाले पे फोकस करें तो पहले सिल्वर थायोसल्फेट बनेगा। ये रिएक्शन अपने आप में पुराने ज़माने से बहुत ही फेमस रहा है फोटोग्राफी के समय से, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में AgBr यूज़ करते थे फोटोग्राफी में, और उसी अनएक्सपोज जो AgBr बच जाता था, जो काम का नहीं होता था, फिर उसको हम रिमूव करते थे एंड बाद में रिकवर भी करते थे ऐसे ही हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्ट करा करके। तो ये सब चीज़ें तुमको VK जायसवाल वगैरह बुक में ना कभी कभी ऑप्शंस में दिखेंगी कि आप बताओ कौन सा है स्पेशीज़ जो कि फोटोग्राफी में यूज़ हो रहा था, मतलब एक ऑप्शन के रूप में पैराग्राफ बना रहे होगे तो बिंदा साहब इन रिएक्शंस को उठा सकते हैं। आप देख रहे होगे कि हाइपो सॉल्यूशन के एक्सेस में वो सॉल्युबल हो गया है, थायोसल्फेट सॉल्युबल बना रहा है, दिख रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होने वाला क्योंकि वहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, एंड थायोसल्फेट वाला पार्ट टूट भी जाता है सल्फाइड में एंड सल्फेट में। यस क्या बोल सकते हो कि वो डिस्प्रोपोर्शनेशन है? यस रेट -2 में कन्वर्ट, पहले +4 में था। +4 में कहाँ है? +2 में है। सॉरी +2 से -2 और +6 में जा रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन है। थायोसल्फेट की हीटिंग से डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। ये अभी एग्जैक्टली हम थायोसल्फेट की हीटिंग पढ़ेंगे तब भी पे देखेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे, अभी हीटिंग नहीं देख रहे। हीटिंग आएगी अभी 1-2 क्लास में, बट अभी जो ध्यान रखना वो ये कि कॉम्प्लेक्सेशन है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, Ag2+2 वाला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है Ag2+2 वाला, बहुत रिपीटेडली पूछा गया है। Ag2+2 के रिएक्शंस, Ag+2 के रिएक्शन जेई एडवांस में बहुत पूछे गए हैं, और मैं इतना बोल रहा हूँ तो इससे अंदाज तुमको मिल रहा होगा कि ये कैटायन के एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट वाले रिएक्शन ही तुम पढ़ रहे हो। रिपीटेडली मतलब अगर आप पीछे चले जाएँ ना, 10 ईयर्स बैक चले जाएँ तो आपको बहुत मिलते हैं वहाँ फिर आकर के, छोटे मोटे क्वेश्चन के रूप में, बड़े क्वेश्चन के रूप में। तो आ जाओ, देखो इसमें पैटर्न होता है G2+2 वाले में, ये हाईली कोवेलेंट कैरेक्टर है और यहाँ पर बेसिकली Hg जो है वो +1 स्टेट में, राइट। तो ये ना अक्सर ही ऐसे रिएक्शन दिखाता है जिसमें तुमको डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाई देगा, अक्सर ही। अब जैसे देखो Ki के साथ रिएक्शन कराओ, Hg2I2 ग्रीन दिख रहा है, Hgi2 स्कारलेट रेड होता है, Hg2I2 ग्रीन है, बहुत यूनिक और बहुत ही इंटेंस कलर्स दिखाई देते हैं, राइट। Hg2I2 ग्रीन, Hgi2 स्कारलेट रेड, Hg2I2 ग्रीन है, बॉयल किया, डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, ठीक है। यस इधर आपने एक्सेस किया ही डाला, लीजिए, बार बार ये दिखा रहा है कि इसके अंदर जो Hg है उसको बाहर निकालना चाह रहा है ये। हाँ तो सही है, Hg का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ऐसा है कि वो जल्दी से जल्दी चाहता भी है कि उसका पार्ट, जो भी पार्ट इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो लेकर अलग होना चाहता है, तो इसलिए Hg बाहर आएगा। इसके रिएक्शन का पैटर्न आप देखेंगे बार बार यही दिखाएगा वो। तो बेसिकली इस बार Ki के साथ अगर आप करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जैसे Pbi4 2- बना था वैसे Hgi4 2- बना है। पोटेशियम साइनाइड के साथ देखिए, अगेन इट विल अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, एक Hg ब्लैक कलर का और फिर HgCN2 व्हिच विल बी सॉल्युबल।
एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि बार बार इसमें ये साइनाइड का कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा। बार बार ये आपको दिखाया जा रहा होगा कि Hg जो है वो Hg2+2 के रिएक्शन में Hg वाला पार्ट बाहर आ जाता है और दूसरा पार्ट होता है Hg+2, और जो Hg वाला यस पार्ट है वो इनसॉल्युबल ब्लैक के रूप में, और बाकी जो दूसरा पार्ट है वो अक्सर ही सॉल्युबल के रूप में बाहर आ रहा है, राइट। यस पोटेशियम क्रोमेट के साथ भी क्या ऐसा ही कुछ हुआ? ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ हो रहा है। G2CrO4 बना पहले, यस सर, फिर उसमें NaOH डाल के NaOH डाल करके, डिस्प्लेसमेंट हाँ, रिएक्शन हो जाएगा। NaOH डाल करके क्रोमेट को अलग किया है, और Hg2O फर्दर आगे इजीली हीट करने से टूट भी जाएगा, जैसे Ag2O होता है, जैसे Ag2O टूटता है। Hg2+2 बेसिक मीडियम में ऑक्साइड बना करके खुद को स्टेबलाइज करता है, और आप स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के साथ बिहेवियर अलग अलग पाएंगे Hg2+2 का। नीचे जो रिएक्शन NH4OH वाला है इसको मैं घेर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चंस वगैरह में दिखते रहता है कि क्या क्या स्पेशीज बनकर तैयार होता है। तो Hg2+2 का जो बिहेवियर है वो ये कि ये अगर बेसिक मीडियम रहेगा या कोई भी रिएक्शन रहेगा तो एक तो ये Hg को बाहर निकालने की कोशिश करता है, यस साथ ही साथ जब बेसिक मीडियम रहता है तो ये ऑक्साइड बनाने की कोशिश करता है। बट एक मज़ेदार फिनोमेना क्या हो रहा है कि यहाँ पर बेसिक मरकरी अमीडो नाइट्रेट बन रहा है। देख रहे बेसिकली ये स्पेशीज जो बनकर तैयार होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो OH- था वहाँ से ना जो स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट रहता है वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा फ्री होता है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन कम है, उसके पैरेलली जो दूसरे लाइगेंड्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन हो रहा होता है। तो नाइट्रेट दिखाया गया था इसीलिए स्पेशली कि देखो अगर मर्क्यूरस नाइट्रेट लेते हैं तो मर्क्यूरस नाइट्रेट में ऑलरेडी एक लाइगेंड है NO3, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स नहीं है ये सब, बट है जहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर के पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो ऑलरेडी पाई एसिड लाइगेंड के रूप में बिहेव कर रहे हैं, भले वो साइनाइड और कार्बोनाइल के जैसे नहीं हैं बट अपने आप में ढंग के लाइगेंड्स हैं कंपेयर टू NH2-। हर वो स्पेशीज़ मतलब NH2- से पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड को पहचानना, पाई बॉन्ड अगर दिखता है हमें तो एक शॉर्टकट है वो पहचानने के लिए कि पाई एसिड लाइगेंड होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उसमें। लोन पेयर्स ज़्यादा होते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं एंटी बॉन्डिंग वाले के, जैसे कि हैलाइड्स में होता है, लोन पेयर ज़्यादा हैं तो कमज़ोर लाइगेंड्स होने के चांसेस। अब HgO और HgNH2NO3 ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है वो वाइट है, लेकिन Hg की वजह से पूरा ब्लैक बन जाता है, वाइट और ब्लैक मिक्स होकर के। क्या ये चीज़ ऊपर भी हुई थी? ऊपर मतलब ही नहीं था जितने जगह डिस्कशन कर रहे हैं। तो फिर जो बॉयल ऑफ किया था हमने उसमें क्या बोलेंगे? ब्लैक एंड स्कारलेट रेड में, ब्लैक एंड स्कारलेट रेड में हमें पता है कि डोमिनेट करना ब्लैक का रेड पर आसान नहीं है। रेड खुद भी एक इंटेंस कलर है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट जब मिक्स होंगे तो ब्लैक डोमिनेट कर जाएगा वाइट पर। दैट इज वाई यहाँ पर कंप्लीट कलर क्या है? ब्लैक है। बोलो बोलो। यस अभी अब सर फटेगा क्योंकि अभी बहुत रिएक्शन से देखे हैं और बहुत बोरियत आएगी, बट वो झेलना है, मेरे सामने तो एटलीस्ट झेलना है, और कभी कभी झेलना है, खास करके ऐसे जब रिएक्शंस पढ़ रहे हैं स्पेशली तो। बट एक सिरे से लगातार रिएक्शंस पढ़ने के अपने फ़ायदे हैं, रिपीटेशंस और कनेक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहे होते हैं। तो अब जैसे Hg2+2 के सारे रिएक्शंस हम देख रहे हैं तो एक पैटर्न समझ में आ गया कि Hg बाहर निकालना है। कुछ ही रिएक्शन है जैसे कि बेस वगैरह है तो उसके केस में ऑक्साइड बना करके रख देंगे, लेकिन अगर H2S वगैरह के साथ रिएक्शन है तो फिर से वही बात, डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप का, Hg बाहर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का तुम डिस्प्रोपोर्शनेशन देख रहे हो। नीचे सोडियम कार्बोनेट के साथ भी वही है, येलो कार्बोनेट बनेगा और फिर बाद में Hg + HgO बन रहा होगा। जो HgO है वो डार्क येलो टाइप का स्पेशीज है। SnCl2 के साथ जो रिएक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है इस मामले में। SnCl2 खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है एंड Hg2+2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद को Hg में कन्वर्ट करना और SnCl2 को Sn+4 में कन्वर्ट करना फेवरेट काम है इनका। ठीक है, यस अब हम कुछ रिएक्शंस पूछते हैं, आप रिएक्शंस बताएंगे अपनी तरफ से।
ओके, तो चलिए मैं स्क्रीन शेयरिंग पहले तो बंद कर दे रहा हूँ। आप ओरली तैयार हो जाएं और ओरली आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यस। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला बताएं मुझको मरकरी अमीडो नाइट्रेट का। HgO, Hg, NH2 और एक NO3 होता है। मरकरी अमीडो नाइट्रेट में HgO नहीं मिलाएंगे जब तक मैं बेसिक नहीं बोलूँगा। बेसिक बोलूँगा जैसे ही वैसे ही HgO मिला लेंगे। मरकरी अमीडो नाइट्रेट इज HgNH2NO3 बट बेसिक मरकरी अमीडो नाइट्रेट इज HgO.HgNH2NO3। यस। ओके, ये रिएक्शन आपने कौन कौन से स्पीशीज के बीच में पढ़ा था? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मर्क्यूरी नाइट्रेट था शायद। नाम अच्छे से बोलिए। मर्क्यूरस नाइट्रेट। यस। क्या ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन था? यस। ठीक है, मैं रिएक्शन में क्या गलती कर रहा हूँ ये आप पहचानिएगा। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं। तो पूरा ब्लैक कलर Hg के कारण आया था। तो क्या मिसिंग क्या है? Hg नहीं लिखा आपने प्रेसिपिटेट। अब Hg का कलर ब्लैक होता है। तो मिटवाया क्यों मुझसे? मैं तो सही लिख रहा था ना? नहीं? अब वो पूरा ब्लैक हो जाए। ठीक है। इससे ज़रा सा देखना Hg2+2 एंड H2S। Hg और HDS AgCRO Ag2CRO। ध्यान से। सर नीचे वाले में Ag2H2O3 फिर वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है आगे वाले नीचे वाले में। तो वो कॉम्प्लेक्स चाहिए ना फिर तो। Ag2H2O3 whole 2 minus AgH2O3 twice whole 2 minus। बता ना क्या लिखना है। नहीं वो 2 नहीं आए। अच्छा 2 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? whole 2 minus लगा देना। ऑक्सीडेशन स्टेट में -2 इंटू 2 -4 -4 इक्वल टू -2 Ag+2 नहीं हो गया? यहाँ पर -3 होता ना, अब आएगा ना +1। ये रिएक्शंस रेडॉक्स नहीं है ना, तो +1 रह जाएगा ना। यस। ठीक है, चल आज के लिए इतना ही है। कटाइन वाला पार्ट हमने अच्छा खासा किया है।